जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है मुगल कालीन शासन व्यवस्था और मुगल कालीन स्थापत्य कला। हम लोग के मुगल टॉपिक के समाप्त कर चुके हैं लोग, और ये जैसे मध्यकालीन भारत समाप्त होगा उसका हम मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। मुगल कालीन शासन व्यवस्था, प्रशासन का स्वरूप कैसा था उसको देखते हैं लोग। मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही व्यवस्था थी। कैसी थी? नौकरशाही व्यवस्था थी। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। वजीर पद बाबर के काल में काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु कालांतर में यह पद महत्वहीन हो गया। आगे चलकर इस पद का कोई भी महत्व नहीं रहा, यह पद महत्वहीन हो गया। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। वजीर क्या होता था? तो राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को क्या कहा गया? वकील, और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। आरंभ यानी कि शुरुआत में वजीर कौन होता था? तो वह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु कालांतर में अन्य विभागों पर उसका अधिकार हो गया। अकबर ने दीवाने विजारत कुल नामक एक नए पद का सृजन किया तथा इस पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खान को नियुक्त किया था। दीवाने विजारत कुल पर सर्वप्रथम अकबर ने किसे नियुक्त किया था? तो मुजफ्फर खान को नियुक्त किया था। अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए दीवानों की नियुक्ति की थी। वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने किसकी नियुक्ति की थी? तो दीवानों की नियुक्ति की थी। दीवान ए खालसा, पहला क्या था? दीवान ए खालसा भूमि का प्रबंधक था। यह कौन होता था? तो खालसा भूमि का प्रबंधक के होता था। दीवाने तन जागीर एवं वेतन संबंधित कार्य करता था। दीवाने बयूतात कारखानों की आय और व्यय का लेखा जोखा करता था। कारखानों के जो भी आय और व्यय होते थे उसका लेखा जोखा कौन करता था? तो दीवाने बयूतात करता था। दीवाने तब्जी सैनिकों का लेखा जोखा रखने वाला कौन होता था? तो दीवाने तब्जी होता था। दीवाने सादात धार्मिक मामलों का लेखा रखने वाला कौन होता था? तो दीवाने सादात होता था। मुशरिफे खजाना केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक कौन होता था? तो वह मुशरिफे खजाना होता था। यह दीवान के अंतर्गत आता था। यह किसके अंतर्गत काम करता था? तो दीवान के अंतर्गत काम करता था। वाक्यानवीस मुस्तौफी आदि दीवाने विजारत के अधीन थे। वाक्यानवीस पद है, ये क्या है? वाक्यानवीस पद है, मुस्तौफी भी पद है, ये सब दीवाने विजारत के अधीन अपना काम करते थे। अब है बख्शी भी पद है। बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। बख्शी कौन होता था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह मनसबदारों तथा सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। किसके बीच कड़ी का कार्य करता था? तो मनसबदारों तथा सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। कौन? बख्शी। सरखत एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। सरखत क्या होता था? तो यह एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह होता था। अकबर के समय 3 बख्शी होते थे। अकबर के समय कितने बख्शी होते थे? तो 3 बख्शी होते थे। और जहांगीर के समय 7 बख्शी होते थे। और शाहजहां के समय 3 बख्शी होते थे। शाहजहां के समय कितने? तो 3 बख्शी होते थे। शाहजहां ने बख्शी ए हुजूर का पद समाप्त कर दिया था। शाहजहां ने बख्शी ए हुजूर का पद क्या किया था? समाप्त कर दिया था। तख्सी ए लश्कर का कार्य अभियान के लिए सेना का प्रबंधन करना था। अब है खान ए समा, ये भी पद था। यह गृह विभाग का प्रधानी अधिकारी था। खान ए समा कौन होता था? तो यह गृह विभाग का प्रधानी अधिकारी था। इसका कार्यशाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना होता था। इसका काम क्या था? तो रसोई घर तथा राजमहल की अन्य व्यवस्थाओं को पूरी करना खाने समा का कार्य होता था। सदरे उस सुदूर ये भी मुगलकालीन पद है। धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरा स्थान सद्र का होता था। धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद किसका स्थान होता था? तो दूसरा स्थान सदरे उस सुदूर का होता था, दूसरा स्थान। यह मदतेमास भूमि का प्रबंधक होता था। यह कौन होता था? तो मदते मास भूमि का प्रबंधक भी होता था सदरे उस सुदूर।
सद्र के कार्यकाल को दीवाने शहादत कहा जाता था। इसके कार्यकाल को क्या कहा जाता था? तो दीवाने शहादत कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना हुमायूं ने की थी। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी। मुगल बादशाहों में अकबर, अब्दुल नबी तथा औरंगजेब ने अपने सदों को बर्खास्त किया था। अकबर ने अब्दुल नबी को हटाकर इसकी जगह सुल्तान ख्वाजा को सद्र नियुक्त किया था। अकबर ने अब्दुल नबी को हटा दिया था और उसके स्थान पर किसको सद्र नियुक्त किया था? तो सुल्तान ख्वाजा को सद्र नियुक्त किया था। जहांगीर के सद्र मीराने सद्र जहांगीर के सद्र, यहाँ पे सद्दू नहीं होगा, सद्र होगा यहाँ पे सद्र। जहांगीर के सद्र मीराने सद्र जहाँ तथा मुशाबी खान थे। इसके सद्र कौन कौन थे? तो मीराने सद्र तथा मुशाबी खान थे। और शाहजहाँ के सद्र जलाल बुखारी तथा सैयद हिदायतुल्लाह थे। कौन कौन से? तो जलाल बुखारी और सैयद हिदायतुल्लाह शाहजहाँ के सद्र थे। अब है अकबर का मनसबदारी व्यवस्था। अकबर का जो मनसबदारी व्यवस्था था उसके बारे में देखते हैं। तो क्या था? मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। यह कैसी प्रणाली थी? तो यह प्रशासनिक प्रणाली थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वह मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किसने किया था? तो अकबर ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि मनसबदारी व्यवस्था किससे मुगल बादशाह से संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। और यह कब शुरू किया था? तो 1575 ईस्वी में शुरू किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है। मनसब कौन सा शब्द है? तो यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो पद या रैंक होता है। मनसब 2 अंकों का होता था। मनसब कितने अंकों का होता था? तो यह 2 अंकों का होता था, जिसमें पहला अंक मनसबदार के जात, पहला अंक क्या होता था? तो मनसबदार के जात तथा दूसरा अंक मनसबदार के सवार पद, दूसरा अंक मनसबदार के सवार पद को प्रदर्शित करता था। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, जबकि सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। मनसबदारों की श्रेणियां एवं उनके नाम, मनसबदारों की श्रेणियां और उनके नाम 10 से लेकर 500 तक का मनसब क्या कहलाता था? तो मनसबदार कहलाता था। 10 से लेकर 500 तक का मनसब जिसके पास होता था वो मनसबदार कहलाता था। और 500 से 2500 तक का मनसब उमरा कहलाता था। 2500 से ऊपर का मनसब अमीर आजम कहलाता था। अकबर ने शाही राजकुमारों के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 5000 जात की पदवी प्रदान की थी। कितनी पदवी प्रदान की थी? तो 5000 जात की पदवी प्रदान की थी। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सवार पद में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा किससे मुगल बादशाह से संबंधित है? तो यह जहांगीर से संबंधित है। इस परिवर्तन के साथ सर्वप्रथम यह पद महावत खान को दिया गया था। इस परिवर्तन के साथ सबसे पहला पद किसको दिया गया था? तो महाबत खान को दिया गया था। अब है प्रांतीय प्रशासन। मुगल काल की प्रांतीय प्रशासन कैसी थी? अकबर ने 1580 ईस्वी में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो 12 प्रांतों में विभाजित किया था। अहमदनगर, खानदेश तथा बरार के मिल जाने के बाद यह संख्या 15 हो गई थी। इन तीनों को मिल जाने से इसकी संख्या कितनी हो गई प्रांतों की? तो 15 हो गई थी। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 17। इसमें उड़ीसा और भट्टा 2 शामिल हुए थे, 2 सूबे थे। शाहजहाँ के समय 22 प्रांत हो गए थे और यह सर्वाधिक था। शाहजहाँ के समय प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी, सूबे थे। शाहजहाँ ने कश्मीर, उड़ीसा और उड़ीसा को अलग कर उन्हें स्वतंत्र सूबा बनाया। शाहजहाँ ने कश्मीर, उड़ीसा को अलग कर उन्हें क्या बनाया था? स्वतंत्र सूबा बना दिया था। औरंगजेब के समय 21 से प्रांत थे, जिसमें से उत्तरी क्षेत्र में 14 थे और दक्षिण में 6 थे और काबुल में 1 था। सिपाहसलार सूबेदार प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि होता था। सिपाहसलार प्रांत में बादशाह का क्या होता था? तो प्रतिनिधि होता था। सिपाहसलार फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था। यह किसका
निर्णय करता था, तो फौजदारी मुकदमों का भी निर्णय खुद से करता था, परंतु उसे मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। सिपहसालार को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं होता था, वह सिर्फ राजा ही दे सकता था। अकबर ने गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था। अन्य किसी सूबेदार को यह अधिकार नहीं प्राप्त था। अन्य किसी भी सूबेदार को यह अधिकार नहीं प्राप्त था जो अधिकार टोडरमल को प्राप्त था। प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में एक कोतवाल होता था। प्रत्येक के प्रांत के मुख्यालय में क्या होता था, तो एक कोतवाल होता था। इसकी नियुक्ति मीर आतिश की सिफारिश पर केंद्र द्वारा होती थी। साम्राज्य के बाद प्रांत होता था और प्रांत के बाद सरकार यह जिला होता था। आज के वर्तमान में जिला को उस समय सरकार कहते थे। परगना, नगर और ग्राम। सरकार अथवा जिला प्रशासन। सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। सरकार का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो वह फौजदार होता था। वह सूबेदार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था। सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी अमल गुजार होता था। सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो अमल गुजार होता था। इसके कार्य, अमल गुजार के कौन कौन से कार्य होते थे, तो भूमि कर का निर्धारण करता था, राजस्व की वसूली भी करता था। सयुरगल भूमि की भी देखभाल करना था। वीती कच्ची के पास भूमि की पैमाइश, श्रेणी तथा उपज आदि का ब्यौरा होता था। यह वर्तमान लेखपाल की तरह होता था। वर्तमान में इस पद को देखा जाए तो किस तरह का पद था, तो लेखपाल का पद हो जाएगा। सरकार के काजी की नियुक्ति सद उस सुदूर द्वारा की जाती थी। अब है परगना क्या होता था, तो परगने का प्रमुख अधिकारी सीकदार होता था। परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो सीकदार होता था। यह फौजदार के अधीन होता था। आमिल कौन होता था, तो परगने का वित्त अधिकारी कौन होता था, तो आमिल होता था। कानूनगो परगने की उपज भूमि कर की जमा का हिसाब रखता था। कानूनगो। फौजदार परगने का कोषाधिकारी था। फौजदार क्या था, तो परगने का कोषाधिकारी था। अमीन लगान निर्धारण, पट्टा वितरण की देखभाल कौन करता था, अमीन करता था। शाहजहां ने परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया जिसे चकला कहा जाता था। शाहजहां ने परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया जिसे क्या कहा गया, तो चकला कहा जाता था। मुगल काल में गांव को मौदा या डी कहा जाता था। ग्राम स्तर के अधिकारी कौन होते थे, तो मुकदम भूमि कर वसूली में सहायता देता था। मुकदम क्या करता था, तो भूमि कर वसूली में सहायता प्रदान करता था। और पटवारी भूमि का ब्यौरा रखता था। मुकदम को 2.5% यानी 2.5% दस्तूरी को कमीशन बोला जाता था तथा पटवारी को 1% दस्तरी मिलती थी। मुकदम को 2.5% कमीशन तथा पटवारी को 1% कमीशन मिलता था इन लोगों को काम के लिए। मुगल काल में कारखानों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग था, इसे मीर-ए-समा कहा जाता था। मुगल काल में कारखानों की देखभाल करने के लिए जो विभाग था उसे क्या कहा गया, तो मीर-ए-समा कहा जाता था। तहसीलदार कारखानों से संबंधित अधिकारी था। तहसीलदार दीवाने वयूतात कारखानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। शाहजहां ने कश्मीर तथा लाहौर में ऊनी कालीन बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए थे। अब है मुगलकालीन स्थापत्य कला। तो बाबर के काल में कौन कौन सा स्थापत्य कला हुआ उसके बारे में देखते हैं लोग। बाबर ने पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद तथा अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने नूर अफगान या आरामबाग नामक बाग का निर्माण कराया था। अब है हुमायूं का स्थापत्य कला। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक महल का निर्माण करवाया। हुमायूं ने हिसार जिले में फतेहाबाद में मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने दीन पनाह के स्थान पर पुराने किले का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने दीन पनाह के स्थान पर किस किले का निर्माण कराया, तो पुराने किले का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले में
किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया? किला ए कुहला नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। अब है अकबर का स्थापत्य कला। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मीरक के मिर्जा ग्यास की देखरेख में करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली जो माँ थी हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार कौन था? तो मीरक के मिर्जा ग्यास की देखरेख में करवाया था। चारबाग पद्धति का प्रयोग, इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ था? तो चारबाग पद्धति का प्रयोग किया गया था। और दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा भी यही था। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी, इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अकबर ने 1569 ईस्वी में, कब? 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की नींव रखी शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में रखी। और यह फतेहपुर सीकरी की नींव किसके सम्मान में रखी? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में रखी। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। अकबर ने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। अकबर ने 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। किसके विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था? तो वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों में बीरबल का महल, किसका? बीरबल का महल, जोधाभाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, मरियम महल, पंच महल या हवा महल प्रमुख है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में वर्णन किया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। अकबर ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर को राजधानी बनाया। 1585 में कहाँ राजधानी बना दिया? तो यह फतेहपुर सीकरी से स्थानांतरित कर दिया लाहौर को, तथा लाहौर के किले का निर्माण कराया और वहाँ पे लाहौर का किला भी बनवाया। अब है जहांगीर के शासनकाल में सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ और यह गुंबद विहीन था। यह मकबरा कैसा था? तो गुंबद विहीन था। नूरजहां के पिता का नाम क्या था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ बनवाया? तो आगरा में बनवाया। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मकबरे में पित्रादुरा फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों या बहुमूल्य रत्नों की जड़ावत का प्रयोग किया गया है। नूरजहां ने लाहौर में शहादरा में जहांगीर का मकबरा बनवाया। लाहौर में शहादरा में किसका मकबरा नूरजहां ने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा बनवाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहलाता है। शाहजहां का काल क्या कहलाता है? तो वास्तुकला का स्वर्णकाल कहलाता है। शाहजहां ने आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरे के किले में निर्मित दीवाने खास में तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन रखा गया। दीवाने खास के बारे में यह प्रसिद्ध है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया, जो 1648 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुआ था। शाहजहां ने शिल्पकार हमीद अहमद की देखरेख में लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? कौन से शिल्पकार थे? तो हमीद अहमद इसके शिल्पकार थे। और यह किस पत्थर से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा, पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? तो लाहौरी दरवाज़ा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद 1648 ईस्वी में निर्माण करवाया। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसके निर्माण में लगभग 20 या 22 वर्ष लगे थे। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 20 से 22 वर्ष लगे थे।
ताजमहल का स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी। ताजमहल का प्रधान मिस्त्री या निर्माता या डिजाइन करने वाला वास्तुकार उस्ताद इंसा था। उस्ताद कौन था? इंसा था। अब है औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद थे दिल्ली में जो है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने ही करवाया था। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दुरानी इसकी पत्नी थी कि याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। इसे दक्षिण का ताजमहल, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल कहा जाता है। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा खुलदाबाद में स्थित है। अब है मराठा साम्राज्य। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पदशाही एवं हिंदुत्व धर्मोच्चारक की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण किया था। शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो हिंदू पदशाही की उपाधि और हिंदुत्व धर्मोच्चारक की उपाधि प्रदान की थी, जो मराठा उत्कर्ष का एक कारण रहा था। इन सब कारणों के साथ मराठों के उत्थान में शिवाजी की भूमिका एवं उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता था। शिवाजी ने अणु के कणों की तरफ फैले हुए मराठों को अपने कुशल नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेशों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधा। इसके साथ ही मराठों की उस शक्ति को जगाया जो अंदर वर्षों से छिपी हुई थी। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु रामदास थे। उन्होंने दासबोध तथा आनंद वन भवन नामक पुस्तकों की रचना की थी। मालोजी बॉडीगार्ड था लखुजी जादव का। शाहजी जीजाबाई और शिवाजी। 1620 शाहजी भोसले इनके पिता थे और जीजाबाई इनकी क्या थी? माता थी। 1620 ईस्वी में शाहजी जहांगीर की सेवा में आ गया। शाहजी इनके पिता नहीं थे। शाहजी भोसले शायद इनके पुत्र थे। 1620 ईस्वी में शाहजी जहांगीर की सेवा में आ गया। जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। जहांगीर ने ही मराठों को सर्वप्रथम किस वर्ग में सम्मिलित किया था? तो उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। 1630 ईस्वी में, कब? 1630 ईस्वी में शाहजहां ने शाहजी को 5,000 का मनसब दिया था। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के किले में हुआ था। सिवनेरी देवी के नाम पर इस किले का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी का संरक्षक दादा कोंडदेव थे। इनके संरक्षक कौन थे? तो दादा का नाम क्या था? कोंडदेव था। शिवाजी की प्रारंभिक विजय सिंहगढ़ को कब विजित किए थे? तो 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़ को जीत लिया था। राजगढ़ व तोरण को 1646 ईस्वी में विजित किया था। उसके बाद कोंडाना को 1647 ईस्वी में शाहजी को मुक्त करने के बदले छोड़ दिया। यानी कि शाहजी को मुक्त करने के बदले इसे कोंडाना को छोड़ दिया। चाकन को 1647 ईस्वी में। पुरंदर को नीलोजी कंठ से। जावली को 1656 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य से। नीलोजी कंठ यहाँ के शासक थे और चंद्रराव मौर्य यहाँ के भी शासक थे। जन्नार को 1656 ईस्वी में विजित किया था। पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ था जन्नार में ही, और उस समय मुगलों का शासक कौन था? तो औरंगजेब था। और जन्नार जब विजित किए थे तभी पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ। किसका? शिवाजी का। शिवाजी ने बीजापुर के सरदार कौन था? तो अफजल खान को धोखे से हत्या 1659 ईस्वी में की थी। शिवाजी का 1663 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से संघर्ष हुआ। शिवाजी का शाइस्ता खान से संघर्ष कब हुआ था? तो 1663 ईस्वी में।
शाइस्ता खान से संघर्ष हुआ था। शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा। इस समय सूरत की अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। कौन था इसका अध्यक्ष? सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह, कछवाहा राजा कौन थे? तो जयसिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी और किन के बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी और पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की संधि इसके अनुसार शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। शिवाजी को मुगलों की ओर से युद्ध लड़ना था, यानी कि मुगलों की तरफ से ये अपना सेना लेकर युद्ध लड़ते। संभाजी को 5000 के मनसब के साथ मुगल सेवा में भेजना पड़ा। संभाजी इनके बेटे थे और 5000 मनसब के साथ यानी सैनिकों के साथ मुगल सेवा में भेजना पड़ा था। किनको? शिवाजी को। पुरंदर की संधि के समय मनुची भी वहां पर उपस्थित था। मनुची कौन था? तो यह मनुची विदेशी यात्री था। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच 1668 ईस्वी में एक और संधि हुई और इस संधि के अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान कर दी। वानी डिंडोरी का युद्ध 1670 में मराठा तथा मुगल सेना के बीच हुआ था। वानी डिंडोरी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1670 ईस्वी में हुआ था और किन के बीच हुआ था? तो मराठा और मुगलों के बीच हुआ था। 1671 ईस्वी में सलेहेर दुर्ग का किला जीता। शिवाजी ने 1671 में कौन सा किला जीता? तो सलेहेर दुर्ग का किला जीता। और 1673 में पन्हाला जीता। बाबू खान यहाँ का शासक था, बाबू खान से। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका राज्याभिषेक? तो रायगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? तो 16 जून 1674 ईस्वी को। और काशी के पंडित, और इनका राज्याभिषेक किसने किया था? तो काशी के पंडित थे विशेश्वर भट्ट, इन्हें गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने ही इनका राज्याभिषेक किया था। इस अवसर पर हेनरी ऑक्साइडन उपस्थित था। इस अवसर पर कौन उपस्थित था? तो हेनरी ऑक्साइडन भी उपस्थित था। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने अपनी दूसरी पत्नी सोयराबाई, इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया। सोयराबाई को राजमहिषी भी घोषित कर दिया। दूसरा राज्याभिषेक शिवाजी का यहाँ पे एक लाइन छूट गया। सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए। सोने और तांबे के सिक्के भी शिवाजी ने चलाए थे। दूसरा राज्याभिषेक इनका 24 सितंबर 1674 ईस्वी को ही तांत्रिक विधि से हुआ था। निश्चलपुरी गोसाई ने किया था। दूसरा राज्याभिषेक शिवाजी का 1674 ईस्वी में तांत्रिक विधि से किसने किया था? तो निश्चलपुरी गोसाई ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का संबंध शिवाजी से था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का संबंध किससे था? तो शिवाजी से था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह होता था। राइज ऑफ मराठा पुस्तक के लेखक MG रनाडे थे। एक पुस्तक है राइज ऑफ मराठा, पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो MG रनाडे हो जाएंगे। चौथ, ये इंपॉर्टेंट है, चौथ एवं सरदेशमुखी कर शिवाजी ने लगाया था। कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौथ और सरदेशमुखी कर कौन से राजा लगाए थे और किस राजा से संबंधित है? तो यह शिवाजी से संबंधित है। जिंजी विजय 1678 ईस्वी में शिवाजी का अंतिम विजय थी। यानी कि शिवाजी ने जो युद्ध लड़े थे और जो जिंजी को जीते थे, इनका सबसे अंतिम विजय जिंजी ही था। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई। इनका अंतिम संस्कार सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र राजा राम ने किया था। सोयराबाई जो इनकी दूसरी पत्नी थी और उनसे उत्पन्न पुत्र जो था राजा राम ने शिवाजी का अंतिम संस्कार किया था। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। कहाँ कैद थे? तो पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई इसकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। क्या हुई थी? सती प्रथा के तहत उन्हें मार दिया गया। रायगढ़ किले का निर्माण तोरण के किले के पास हुआ। किस किले के पास हुआ था? तोरण के किले के पास हुआ था रायगढ़ किले का निर्माण। शिवाजी ने मुगलों को सलहर के युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हराया था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहर के युद्ध में हराया था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो 1659 ईस्वी में हुआ था। अब है शिवाजी के प्रशासन।
शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। इनके मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा, पेशवा कौन होता था? तो राज्य के शासन की देखभाल करता था पेशवा। अमात्य, अमात्य मजमूदार, अमात्य कौन होता था? तो मजमूदार अर्थमंत्री या रामचंद्र पंत थे। अर्थमंत्री कौन थे? तो रामचंद्र पंत थे। मंत्री वाक्यानवीस, मंत्री क्या कौन होता था? तो वाक्यानवीस भी कहते थे इसे। दरबारी लेखक होता था या गुप्तचर एवं सूचना विभाग का भी प्रमुख यही होता था, वाक्यानीस। आज के गृह मंत्री के समान था। आज के गृह मंत्री के समान कौन था उस समय? तो मंत्री या वाक्यानवीस था। सुमंत, सुमंत को दबीर भी कहा जाता था और यह विदेश से मंत्री होता था, विदेश की देखरेख करता था, विदेश मामलों की देखरेख करता था। सेनापति सर-ए-नौबत, सर-ए-नौबत को क्या कहते थे? तो सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। न्यायाधीश दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का निर्णायक मामलों को भी देखरेख नहीं करता था। न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों की देखरेख। सचिव गुरुनवीस, सचिव को गुरुनवीस कहा जाता था और पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। पंडित राव को सद्र कहा जाता था, धार्मिक मामलों का राजा का सलाहकार। धार्मिक मामलों में यह राजा का सलाहकार होता था पंडित राव। सेनापति को छोड़कर बाकी 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। सेनापति को छोड़कर बाकी 7 मंत्री कौन होते थे? तो ब्राह्मण होते थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था। प्रांत, इनके समय में किस तरह के प्रांत बटे थे? तो सबसे पहला था प्रांत, उसके बाद महाल, सरहौलदा महाल को कहा जाता था। उसके बाद होता था तरफ, हवलदार, उसके बाद गांव, और यहाँ का प्रमुख कौन होता था? पटेल या पाटिल होता था। अब महाल का प्रमुख सरहौलदा होता था। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो, कौन थे? अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में भूमि की विस्तृत माप करवाई थी। प्रारंभ में भूखीर भाग था, बाद में इसे बढ़ाकर भाग 40% कर दिया गया था। शिवाजी जमींदारी प्रथा तथा मोकासा जागीर प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए। शिवाजी ने कौन कौन सी प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए? तो जमींदारी प्रथा और मोकासा, जिसे जागीर प्रथा कहते थे, इन दोनों को वे समाप्त नहीं कर पाए। किले में निम्न अधिकारी होते थे। किले में कौन कौन से अधिकारी होते थे? तो हवलदार सुरक्षा प्रभारी था। हवलदार क्या था? तो यह सुरक्षा प्रभारी होता था। सूबेदार नागरिक प्रशासन का प्रभारी था। कारकुन गोदाम का प्रभारी था। कोलाबा, कल्याण तथा भिवंडी शिवाजी के प्रमुख नौसैनिक अड्डे थे। शिवाजी के नौसैनिक अड्डों में प्रमुख कौन था? तो कोलाबा था, कल्याण था और भिवंडी शिवाजी के प्रमुख नौसैनिक अड्डे थे। घुड़सवार सेना में इसे घुड़सवार सेना में क्या कहा जाता था? तो पागा कहा जाता था। 25 सैनिकों पर हवलदार, एक हवलदार होता था। 35 से सैनिकों पर, 5 हवलदारों पर एक जुमलेदार होता था। 125 सैनिकों का यह मालिक होता था। 10 जुमलेदारों पर एक हजारी होता था और 1250 सैनिक इसके पास होते थे। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। पैदल सेना को क्या कहा जाता था? तो पाइक कहा जाता था। 9 सैनिक पर एक नायक होता था। 9 सैनिक पर कितने नायक होता था? तो एक नायक होता था और 10 नायकों पर एक हवलदार होता था जो 90 सैनिकों का देखरेख करता था। 3 हवलदारों पर एक जुमलदारा होता था। 3 हवलदारों पर कितने जुमलदारा होते थे? तो एक जुमलदारा होते थे, जिसके अंतर्गत 270 सैनिक आते थे। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को क्या कहा है? तो डाकू राज्य कहा है। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। पहाड़ी चूहा किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। और स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा था। शिवाजी के बाद संभाजी 20 जुलाई 1680 को मराठा शासक बना। 20 जुलाई 1680 को कौन सा शासक बना? तो संभाजी शासक बनते हैं। अष्टप्रधान का विघटन हो गया। इनके समय में किसका विघटन हो गया? तो अष्टप्रधान का विघटन हो गया। कवि कलश को प्रशासन का अधिकार दिया। कवि कलश को प्रशासन का अधिकार दिया। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोरेगांव में संभाजी की हत्या कर दी। संभाजी की हत्या किसने की थी? तो मुकर्रब खान ने कोरेगांव में संभाजी की हत्या कर दी। शिवाजी मराठा अभिलेखों में मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। मराठा अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। संभाजी के बाद शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम मराठा छत्रपति बना और यह कब बना था? तो 1689 ईस्वी में बना। 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फी
जुल्फिकार खान के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाल दिया। कहाँ का? जिंजी का घेरा डाल दिया। 8 सालों तक राजा राम को किले में 8 सालों तक राजा राम को किले में ही घेरे रखे थे मुगलों ने। 1698 ईस्वी में यह जिंजी से भागा तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम ने किसकी अपनी राजधानी बनाया? तो सतारा को अपनी राजधानी बनाया। 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1700 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? तो इसकी मृत्यु हो गई। इसने एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। इसने एक नए पद की नियुक्ति की और पद का नाम क्या था? तो प्रतिनिधि था, जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर होता था। 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के राजा राम की पत्नी कौन थी? ताराबाई ने अल्पवयस्क शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन किया। शाहू जी ने 1707 ईस्वी में ताराबाई को खेड़ के युद्ध में पराजित किया तथा मराठा छत्रपति बना। शाहू जी ने 1708 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक कराया तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाया। शाहू जी ने अपना राज्य अभिषेक कब कराया था? तो 1708 ईस्वी में कराया था और अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो सतारा को अपनी राजधानी बनाया। नवीन पद्य सेनाकर्ते का सृजन किया तथा इससे पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। शाहू जी ने एक पद का निर्माण किया और पद का नाम क्या था? सेनाकर्ते। और इस पद पर किसे नियुक्त किया? तो बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया था। 1750 ईस्वी की संगोला की संधि, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी। बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। किनके बीच हुई थी? तो बालाजी बाजीराव तथा राजा राम द्वितीय के बीच संगोला की संधि हुई थी। इस संधि से मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अब है मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री। मध्यकालीन भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे उसको देखते हैं लोग। अलबरूनी कब आया था? इसका समय कालक्रम था 1024 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा। और यह कहाँ का यात्री था? तो यह फारस का यात्री था। अलबरूनी फारस से आया था। अलबरूनी कहाँ से आया था? तो यह फारस से आया था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था और भारत में 13 साल बिताए थे। भारत में अलबरूनी ने कितने साल तक बिताया था? तो यह 13 साल बिताया था। अलबरूनी एक इस्लामिक दार्शनिक था। यह कौन था? तो यह एक इस्लामिक दार्शनिक था जिसे महमूद गजनवी द्वारा नियुक्त किया गया था। उसने तहकीक हिंद या लिल हिंद की रचना की, जिसमें भारतीय दर्शन और संस्कृति पर महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। उसके बाद है इब्न बतूता का कालक्रम 1333 ईस्वी से लेकर 1347 ईस्वी तक रहा था। और यह कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता पहला ऐसा यात्री था जिसने अपने समय के सभी मुस्लिम शासकों के क्षेत्रों का दौरा किया था। यह एक पहला ऐसा यात्री था जिसने अपने समय के सभी जितने भी मुस्लिम शासक थे उनके क्षेत्रों का दौरा किया था। इसने उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की यात्रा की थी। उसके बाद है मार्को पोलो का कालक्रम 1288 से लेकर 1292 ईस्वी तक रहा था और यह इटली का रहने वाला था। मार्को पोलो इटली का यात्री था। यह कहाँ का यात्री था? तो यह इटली का यात्री था। मार्को पोलो सबसे प्रसिद्ध यात्री था। ऐसा माना जाता है कि वे 2 बार दक्षिण भारत सेंट थॉमस का मकबरा को एक निश्चित छोटे शहर में देखने गया था। मार्को पोलो सबसे प्रसिद्ध यात्री था। ऐसा माना जाता है कि वे 2 बार, कितने बार? 2 बार दक्षिण भारत सेंट थॉमस का मकबरा, किसका मकबरा? सेंट थॉमस का मकबरा को एक निश्चित छोटे शहर में देखने गया था। मार्को पोलो ने भारत के जिस छोटे से गांव का उल्लेख किया है वह संभवतः मायलापुर है। वह गांव का नाम क्या है? तो मायलापुर है। अब उसके बाद है अब्दुल रज्जाक। इसका कालक्रम 1443 ईस्वी से लेकर 1444 ईस्वी तक रहा और यह फारस का रहने वाला था। 1440 ईस्वी में विजयनगर का दौरान करने वाले फारसी खोजकर्ता अब्दुल रज्जाक थे, जो भारत में विजयनगर साम्राज्य के पहले खोजकर्ता थे। विजयनगर साम्राज्य के पहले खोजकर्ता कौन थे? तो अब्दुल रज्जाक ही थे। अब्दुल रज्जाक तैमूर राजवंश के कूटनीति शाहरुख था। अब्दुल रज्जाक तैमूर राजवंश के
कूटनीति शाहरुख था, यानी कि अब्दुल रज्जाक के किसका कूटनीति थे, तो यह शाहरुख के राजा है तैमूर राजवंश का, उसके कूटनीतिज्ञ थे। उसने हम्पी के बाजारों वास्तुकला और उनकी भव्यता को दर्शाता है। उसके बाद है निकोलो कॉन्टी, इसका कालक्रम 1420 से 1421 ईस्वी तक रहा था और यह इटली का रहने वाला था। निकोलो कॉन्टी इटली से आया था। यह कहाँ से आया था, तो इटली से आया था, जिन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर एली की यात्रा की और फिर दक्कन के राज्य विजयनगर की यात्रा की थी। इसने विजयनगर का विस्तृत वर्णन किया था। विजयनगर का विस्तृत वर्णन किसने किया था, तो निकोलो कॉन्टी ने किया था। वह विजयनगर और तुंगभद्रा से मालियापुर भी गया था। कहाँ गया था, विजयनगर से तुंगभद्रा से मालियापुर भी गया था, जो मद्रास में स्थित है। अफानासी निकेतन जिसका कालक्रम 1442 से 1443 ईस्वी तक रहा था और यह कहाँ से आया था, रूस से आया था। अफानासी निकेतन रूस का यात्री था। कहाँ का यात्री था, रूस का यात्री था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अफानासी हो चाहे अब्दुल रज्जाक हो, यह किस देश से संबंधित है, तो अफानासी रूस से संबंधित हो जाएगा। इसने भारत में 2 साल से अधिक समय बिताता था। अफनासी ने भारत में 2 साल से अधिक समय बिताया था। कितना, 2 साल से अधिक समय बिताया था और कई जगहों पर इसका दौरा हुआ था। इसने वहाँ के कुछ लोगों को जाना और जो भी कुछ उसने देखा समझा उसका बारीकी से उल्लेख किया था। इसने अपनी यात्रा के अनुभव को यात्रा में संकलित किया था। इसकी रचना का नाम क्या था, तो यात्रा में संकलित किया था। ये संकलन पूछता है पुस्तक का नाम, और ये लोग किस देश से संबंधित थे इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है सर थॉमस रो का कालक्रम 1615 से लेकर 1619 ईस्वी तक रहा था और यह इंग्लैंड से आया था। कहाँ से आया था, इंग्लैंड से। सर थॉमस रो इंग्लैंड का यात्री था। यह कहाँ का यात्री था, तो इंग्लैंड का यात्री था। वह वर्ष से 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और एक अंग्रेजी उद्यम के लिए मौका तलाशने के लिए सूरत भी गया था। उसने जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर नामक रचना की। इसकी रचना का नाम क्या है, जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर नामक रचना की, जो एक इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। डोमिंगो पेस इसका कालक्रम 1520 से 1522 तक रहा था और यह पुर्तगाल से आया था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह कहाँ का यात्री था, पुर्तगाली यात्री था। इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाल में एस्टाडो द इंडिया की राजधानी में अपना उद्यम स्थापित किया था। पुर्तगाल में एस्टाडो द इंडिया की राजधानी में अपना क्या स्थापित किया था, तो उद्यम स्थापित किया था। इसके जीवन काल में ही कई महत्वपूर्ण पुर्तगाली व्यापारियों और पर्यटकों ने विजयनगर का दौरा किया था। इसकी रचना डोमिनगो पेस, इसकी रचना का नाम क्या है, तो डोमिनगो पेस में 1520 ईस्वी और 1522 ईस्वी के बीच विजयनगर की सैन्य संरचना के साथ साथ वार्षिक के दुर्गा उत्सव सामंती मलंकारा व्यवस्था का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसकी पुस्तक में दुर्गा उत्सव सामंती मलंकारा व्यवस्था का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। उसके बाद है फ्रांसवा बर्नियर इसका कालक्रम 1656 से लेकर 1668 ईस्वी तक रहा था और यह फ्रांस का रहने वाला था। यह फ्रांस का एक चिकित्सक, यह क्या था, एक डॉक्टर, और यह फ्रांस का यात्री भी था। भारत में 12 साल तक रहा था। भारत में यह कितने सालों तक रहा था, तो 12 साल तक रहा था। यह शाहजहां के शासन काल के समय वह भारत आया था। इसके द्वारा सिखों के लिए चिकित्सक के रूप में भी काम किया और औरंगजेब के दरबार में गया था। ये दारा सिखों के लिए भी डॉक्टर का काम किया था और औरंगजेब के भी दरबार में गया था। विदेशियों के विवरण, यानी कि विदेशियों का विवरण कौन कौन से पुस्तक के विदेशियों ने लिखे थे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है, तो फ्रेंकोई बर्नियर, यह फ्रेंच डॉक्टर था और यह कब आया था, तो 1656 से लेकर 1717 ईस्वी तक भारत में रहा था। एस्टोरियो डो मोगर निकोलो मनुची, यह इटली का था। मनुची कहाँ का था, इटली का था और इसकी पुस्तक का नाम एस्टोरियो डो मोगोर है। ट्रेवल्स इन इंडिया 7 ओएजेस, यह ट्रेवनियर की पुस्तक है और यह कब से कब तक रहा था भारत में, तो 1638 से लेकर
1663 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है एमबीसी। एमबीसी किसकी पुस्तक है? तो टॉमस रो की पुस्तक है। टॉमस रो ब्रिटिश यात्री था। टॉमस रो कौन सा यात्री था? तो यह ब्रिटिश यात्री था। रिमांस्ट्रेट किसकी पुस्तक है? तो पेल्साट की पुस्तक है और यह डच अधिकारी था। कमेंट्री किसकी पुस्तक है? तो एंटोनियो मॉन्टेसराट की पुस्तक है और यह ब्रिटिश पादरी था। उस्मानली सुन्नी ऑटोमन साम्राज्य, यह तुर्की सीरिया से आया था। सफ़ी साम्राज्य का था। सफ़ी साम्राज्य कहाँ से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। और खुरासान पूर्वी ईरान, खुरासान कहाँ से संबंधित है? तो पूर्वी ईरान से। सरेपुल का युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था बाबर और सैबानी खान उज्बेक के बीच में। बाबर और सैबानी खान उज्बेक के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सरेपुल का युद्ध हुआ था 1502 ईस्वी में। अर्चियान युद्ध कब हुआ था? तो 1503 ईस्वी में। तैमूरी प्लस तैमूरी और मंगोल एक साथ थे और सैबानी खान एक तरफ था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था अर्चियान का युद्ध 1503 ईस्वी में। मरो का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था शाह इस्माइल सफ़वी और सैबानी खान के बीच में। इस युद्ध में सैबानी खान मारा गया था। मरो का युद्ध में सैबानी खान मारा गया था और इस्माइल सफ़वी ने उसकी खोपड़ी को सोने से मंडवा कर उसे शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया था। अब है मध्यकालीन विविध तथ्य। मध्यकालीन भारत में विविध तथ्यों के बारे में देखते हैं लोग। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। चचनामा इसके लेखक कौन है? मोहम्मद अली अहमद थे और इसमें किसका विवरण मिलता है? तो मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास इसमें मिलता है चचनामा में। तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी पुस्तक का लेखक कौन है? तो मीर मोहम्मद मासूम थे। अरब विजय से अकबर तक का इतिहास इसमें मिलता है। अरब विजय से लेकर अकबर तक का इतिहास इस पुस्तक में मिलता है। जैनुल अखबार के लेखक कौन है? तो अबू सैयद है। ईरान तथा महमूद गजनवी का इतिहास इसमें मिलता है। ईरान तथा महमूद गजनवी का इतिहास जैनुल अखबार में मिलता है। तारीख़ मसूदी पुस्तक के लेखक अबुल सईद हुसैन अली बहरी थे। हुसैन अली बहरी और अबुल सईद। ईरान तथा महमूद गजनवी का इतिहास भी इसमें मिलता है। तहकीक हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की पुस्तक है। यह इंपॉर्टेंट है। तहकीक हिंद, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की। और ये भी इंपॉर्टेंट है। ताजुल मासिर किसकी पुस्तक है? तो हसन निजामी की। तहकीक हिंद में गजनवी के समय का भारतीय विवरण मिलता है। जब गजनवी भारत में आया था तो उसका विवरण किसमें मिलता है? तहकीक हिंद में। ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का विवरण मिलता है इसमें और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के राज का विवरण भी मिलता है इसमें। यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज अल सिराज हो जाएंगे। तुर्की सल्तनत का इतिहास इसमें मिलता है। किसका? तुर्की सल्तनत का इतिहास इसमें मिलता है तबकात नासरी में। उसके बाद है तारीख़ फिरोज़शाही या फतवाह जहांदारी या इनायतनामा, ये इलाही हसरतनामा, मवासिर शहादत, ये सब एक ही पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक का इतिहास इस पुस्तक में मिलता है तारीख़ फिरोज़शाही या फतवाए जहांदारी में। उसके बाद है फुतुहात फिरोज़शाही, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे इसके लेखक और इनकी खुद की आत्मकथा है। फुतुह उस सलातीन के लेखक कौन है? तो अब्दुल्लाह मलिक इसामी इस पुस्तक के लेखक हैं और अलाउद्दीन बहमन शाह के विषय में इससे पुस्तक में जानकारी मिलती है। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं और सैयद वंशीय मुबारक शाह के विषय में इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। दलाइल फिरोज़शाही किसकी पुस्तक है? तो एजुद्दीन खालिद खानी की पुस्तक है और भारतीय संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद नक्षत्र शास्त्र से संबंधित यह पुस्तक है। किससे विषय से संबंधित है? तो नक्षत्र शास्त्र से संबंधित है और भारतीय संस्कृत के ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया है इसमें। रेहला किसकी पुस्तक है? तो रेहला इब्ने बतूता की पुस्तक है और तुगलक कालीन इतिहास इसमें मिलता है। मलफूजात तैमूरी किसकी पुस्तक है? तो तैमूर की पुस्तक है और तैमूर का यह खुद का आत्मकथा है। जफरनामा शराफ अल-दीन अल-यजदी, तैमूर की जीवनी इसमें मिलती है जफरनामा में। तारीख़ सलातीन अफ़गान अहमद यादगार की पुस्तक है। बहलोल लोदी से लेकर हेमू तक का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उसके बाद है तारीख़
तारिक रशीदी किसकी पुस्तक है? तो मिर्ज़ा हैदर की पुस्तक है और इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। तारिक यमीनी अल उतबी की पुस्तक है। सुबुतगीन से लेकर महमूद तक का वर्णन इससे पुस्तक में मिलता है। लज्जते सिकंदर शाही सिकंदर लोदी की पुस्तक है और यह कौन सी पुस्तक है? तो संगीत ग्रंथ है। लज्जते सिकंदर शाही संगीत ग्रंथ है। लुबाब उल अलबाब जहीरछीन नस्त्रे मुहम्मद औफी की पुस्तक है। मेहरो माह सियारुल आरफीन शेख की पुस्तक है। सियारुल आरफीन शेख की पुस्तक के मेहरो माह है। उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ग्रंथों के विषय में प्रमुख तथ्य। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ग्रंथों के विषय में प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं लोग। पंचतंत्र के फारसी अनुवादक का नाम नौशीरवा तथा अरबी अनुवादक का नाम कलीला व दिमना है। तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया है। इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। किसका? तहकीक हिंद का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो रजनीकांत शर्मा ने किया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। ताजुल मासिर ग्रंथ अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउसन ने किया है। ताजुल मासिर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो इलियट इतिहासकार है और डाउसन भी इतिहासकार है, इन दोनों ने किया है। लेनपुल ने फिरदौसी की पूर्व का होमर कहा है। फिरदौसी को क्या कहा है? तो पूर्व का होमर कहा है। बैहाकी को पूर्व का पेप्स से कहा जाता है। हिंदी में मसनवी लिखने की परंपरा की शुरुआत तुगलक काल में हुई थी। अमीर खुसरो पहला कवि था जिसने हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। उसने खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और खुसरो की हिंदी रचनाओं की भाषा ठेठ खड़ी बोली तथा ब्रज थी। ठेठ खड़ी बोली थी और ब्रज थी। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो फारसी का होमर कहा जाता है अमीर खुसरो को। भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। यह किसने कहा है? तो तहकीक हिंद पुस्तक में कहा गया है और यह किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की पुस्तक है। कोई भी राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। तबकाते नासरी में इल्तुतमिश के विषय में मिनहाजुस सिराज का कथन, यह कथन किसका है? तो मिनहाजुस सिराज का कथन है और मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम तबकाते नासरी है और इल्तुतमिश के बारे में यह कहता है। प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। तारिक फिरोजशाही में बरनी मोहम्मद तुगलक के विषय में कहा है। जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था, यह बरनी कहता है। तारिक फिरोजशाही में अलाउद्दीन के विषय में किसके विषय में कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कौन कहता है? तो बरनी कहता है कि जब उसने राजसत्ता पाई तो वह शरीयत और नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। यह किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। यह अमीर खुसरो का कथन है। शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से रक्त अभी टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित कर दिया गया। यह बरनी का कथन है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा फिरदौसी की रचना है। वह फारसी भाषा की नींव रखने वाला माना जाता है। फारसी भाषा की नींव रखने वाला किसे माना जाता है? तो फिरदौसी को माना जाता है। उल्लेखनीय है कि फिरदौसी कभी भारत नहीं आया, फिर भी उसने भारत के विषय में लिखा है। शाहनामा का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। शाहनामा का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो रजनीकांत शर्मा ने किया है। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्र मुग्ध रखता था। ये किसका कथन है? तो के.ए. निजामी का।
उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ये किसका कथन है? तो एम हबीब की। उसके बाद है सल्तनत कालीन प्रमुख इमारतें एवं निर्माणकर्ता। कौन कौन सी इमारत के निर्माणकर्ता कौन है? तो उसको देखते हैं लोग। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है और इसके निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? ऐबक हो जाएंगे। और विशेष मतलब इस्लाम धर्म से यह संबंधित है। उसके बाद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यह अजमेर में स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ऐबक और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। काकी की स्मृति यानी कि बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। सुल्तानगढ़ी कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है और इल्तुतमिश इसको बनवाया था। सबसे पहला मकबरा है यह, सबसे पहला मकबरा बनवाया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इल्तुतमिश ने ही निर्माण करवाया था। जोधपुर नागौर। अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो जोधपुर नागौर में स्थित है और इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। बलबन का मकबरा दिल्ली में स्थित है, बलबन ने ही बनवाया था। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा है और यह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। लाल महल, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, जमात खाना मस्जिद, हौजे अलाई किसने बनवाया था? तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाए हैं। लाल महल किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था और यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, जमात खाना मस्जिद, हौजे अलाई किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद है ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है और इसको किसने बनवाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया था ऊषा मस्जिद को। तुगलकाबाद फोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था और यह पंचभुजीय मकबरा है। यह इसका आकार कैसा है? तो पंचभुजीय आकार का है। आदिलाबाद फोर्ट, जहाँ पनाह नगर निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया था। फिरोज शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और यह किस आकार का है? तो वर्गाकार आकार का है। खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। खाने जहाँ जूना शाह फिरोज शाह के काल में बनवाया था। पहला अष्टभुजीय यह मकबरा है। यह क्या है? पहला अष्टभुजीय मकबरा है। मुबारक शाह सैयद वंश से संबंधित है। मुबारक शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है और अलाउद्दीन ने इसको बनवाया था। अष्टभुजीय मकबरा है। मुहम्मद शाह भी सैयद वंश से संबंधित है। मुहम्मद शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है और आलम शाह ने इसको बनवाया था। अष्टभुजीय ये भी मकबरा है। बहलोल लोधी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, सिकंदर लोधी ने बनवाया था। अफगान वास्तुकला में यह निर्मित हुई है। उसके बाद है सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इब्राहिम लोधी ने बनवाया था और अष्टभुजीय प्रथम 2 हरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है इब्राहिम लोधी का मकबरा बाबर ने बनवाया था। इब्राहिम लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बाबर ने बनवाया था और यह कहाँ स्थित है? तो पानीपत में स्थित है। इब्राहिम शर्की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम शर्की ने किया था और यह जौनपुर में स्थित है। मीनार गुंबद का अभाव है इसमें, मीनार और गुंबद का अभाव इसमें देखा जाता है। उसके बाद है लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजा ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? तो बीबी राजा ने और यह जौनपुर में स्थित है। मीनार गुंबद का अभाव इसमें भी देखा जाता है। जामा मस्जिद जौनपुर में स्थित है, हुसैन शाह ने बनवाया था। मीनार गुंबद का अभाव देखा जाता है। और जामा मस्जिद एक और है होशंग शाह ने बनवाया था, मांडू में स्थित है जामा मस्जिद और इसमें मुगल शैली में बना है यह। मांडू का किला और हिंडोला महल मांडू में स्थित है, होशंग शाह ने बनवाया था। टी आकार का है, यह किस आकार का है? तो टी आकार का है। जहाज महल मांडू में स्थित है। घिया-उद-दीन खिलजी ने बनवाया था, 2 झीलों के बीच में बना है। उसके बाद है होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मांडू में स्थित है। महमूद खिलजी ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? तो महमूद खिलजी ने। भारत का प्रथम संगमरमर का मकबरा यही है, होशंग शाह का मकबरा। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पाटन गुजरात में स्थित है। सिकंदर शाह ने इसको बनवाया था। 400 गुंबद इसमें है। कितने गुंबद है? तो 400 गुंबद है। नगीना मस्जिद महमूद बेगड़ा ने इसको बनवाया था और चंपानेर में स्थित है, ऊंचे चबूतरे पर बना है।
मक्का मस्जिद रूमी खान ने इसको बनवाया था, अहमदनगर में स्थित है। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह प्रथम ने करवाया था, और यह बीजापुर में स्थित है। और यह क्या है? मकबरा है। इब्राहिम रौजा मकबरा बीजापुर में स्थित है, आदिल शाह ने इसका निर्माण कराया था। मकबरा प्लस मस्जिद दोनों है इसमें। उसके बाद है जमा मस्जिद बीजापुर में स्थित है, आदिल शाह प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। दक्षिण भारत का काला ताजमहल कहा जाता है किसको? जामा मस्जिद को, जो बीजापुर में स्थित है उसको दक्षिण भारत का काला ताजमहल भी कहा जाता है। मुगल कालीन इतिहास के स्रोत देखते हैं लोग। बाबरनामा पुस्तक, लेखक कौन है? बाबर। इसकी आत्मकथा है खुद की। मूल तुर्की भाषा में यह है। किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरीज ने किया था। तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मैडम बेवरीज ने किया था। अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में अनुवाद किया। इन सभी संस्करणों का उर्दू अनुवाद मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर ने 1924 ईस्वी में दिल्ली में प्रकाशित करवाया था। तारीख़ रसीदी किसकी पुस्तक है? तो मिर्ज़ा हैदर की पुस्तक है। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर की पुस्तक है। बाबर और हुमायूं कालीन इतिहास इसमें मिलता है, बाबर और हुमायूं कालीन इतिहास मिलता है। हुमायूंनामा गुलबदन, इसकी रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूंनामा का। हुमायूं की बहन थी। तज़किरातुल वाक़यात की निर्माण यानी जौहर आफ्ताब ने इसको लिखा था। तारीख़ दौलत शेरशाही, इस पुस्तक का लेखक हसन अली खान हो जाएंगे। शेरशाह का इतिहास इस पुस्तक में मिलता है। तारीख़ शेरशाही अब्बास खान सरवानी ने लिखी है। तारीख़ शेरशाही को किसने लिखी है? तो अब्बास खान शेरवानी ने लिखी है। वाक़यात मुश्ताकी रिज़कुल्लाह मुश्ताकी ने लिखी है। बहलोल से लेकर अकबरकालीन इतिहास इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला ने लिखी है। तारीख़ दाऊदी को जहांगीर कालीन इतिहास इसमें देखने को मिलता है। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा को किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। अकबर कालीन इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। तबकात अकबरी तारीख़ निज़ामुद्दीन अहमद इस पुस्तक के लेखक हैं। अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास है, यानी कि अकबर जब 39वें वर्ष का था तब तक का इतिहास इस पुस्तक में मिलता है। तारीख़ बदाऊनी अब्दुल कादिर बदाऊनी इसके लेखक हैं। 1594 ईस्वी तक का अकबरकालीन इतिहास इस पुस्तक में मिलता है। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक के मौतविद खान, इसे अंतिम रूप से मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। इसको किसने पूरा किया था? तो मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। पातशाह नामा किसकी पुस्तक है? तो मोहम्मद अमीर काजीवीनी अब्दुल हमीद लाहौरी मोहम्मद वारिस की पुस्तक है। मुंतक उल लुबाब खा की पुस्तक है। खाफी खान औरंगजेब के समय उच्च पद पर था, बाद में वह हैदराबाद का दीवान हो गया। नुस्बा-ए दिलकुशा यह किसकी पुस्तक है? तो भीमसेन जोशी की पुस्तक है। मुगल कालीन दक्षिण का इतिहास इसमें मिलता है। दक्षिण के जो मुगल काल थे उसके बारे में इतिहास मिलता है। खुलासत उत तवारी के सुजान राय खत्री की पुस्तक है। महाभारत काल से लेकर मुगल काल तक का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। कानून ए हुमायूं इस पुस्तक के लेखक ख्वाद मीर हैं। हुमायूंकालीन समसामयिक इतिहास है, इसमें क्या है? हुमायूंकालीन समसामयिक इतिहास है। तोहफ़ाए अकबर शाही पुस्तक के लेखक अब्बास खान सरवानी हो जाएंगे। अकबर के आदेश पर लिखी गई है। यह पुस्तक किसके आदेश पर लिखी गई थी? तो अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। तारीख़ शाही के लेखक के अहमद यादगार हो जाएंगे। नफ़ाइसुल मनासिर अलाउद्दौला काजविनी के लेखक है। अमल ए साले मोहम्मद साले की पुस्तक है। तारीख़ शाहजहानी सादी खान की पुस्तक है। फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर की पुस्तक है। मवासिरे आलमगीरी साकी मुर्शद खान की पुस्तक है। तारीख़ फरिश्ता मोहम्मद कासिम हिंदू शाह की पुस्तक है। तारीख़ हकीकी किसकी पुस्तक है? तो अब्दुल हक देहलवी की पुस्तक है। इसमें अकबर के धार्मिक नीतियों का आलोचना की गई है। तारीख़ अकबरी आरिफ कंधारी की पुस्तक है। तारीख़ सलातीन अफ़गाना अहमद यादगार की पुस्तक है। अकबरकालीन रचना इसमें किए गए हैं। रामचंद्रिका रसिक प्रिया कवि प्रिया केशवादास की पुस्तक है, और इनका कालक्रम 1555 से लेकर 1617 ईस्वी तक रहा था। अब हम लोग प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक और उसकी राजधानी देखते हैं लोग। तो हर्यक
हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार हो जाएंगे और इनकी राजधानी राजगिरी थी। उसके बाद है शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना किसने किया था? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हो जाएंगे और इनकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक के महापदम नंद हो जाएंगे और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, पाटलिपुत्र भी इनकी राजधानी थी। कर्ण वंश के संस्थापक के वासुदेव हो जाएंगे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक के सीमुख हो जाएंगे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इनकी राजधानी सीमुख के वंश की राजधानी सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत किसी को लगता है समुद्रगुप्त ने किया था या चंद्रगुप्त ने किया था गुप्त वंश की स्थापना, लेकिन ऐसा नहीं है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था और पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया था। हुंड वंश की स्थापना तोड़मान ने किया था। हुंड वंश की स्थापना किसने किया था? तो तोड़मान ने किया था और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। सेन वंश के संस्थापक के सामंत सेन थे और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हो जाएंगे और धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हो जाएंगे और अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएंगे और मानेखेट को अपनी राजधानी बनाया था। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान थे और खिजर खान ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएंगे और लोधी वंश के बहलोल लोधी अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इनकी राजधानी तंजौर थी। पांडवंश के संस्थापक नोडियोन थे और इनकी राजधानी मदुरई थी। यादव वंश के संस्थापक भीलम थे और इनकी राजधानी देवगिरी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल थे और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे और इनकी राजधानी विजयनगर थी। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और इनकी राजधानी विजयनगर थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे, इनकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? जौनपुर थी। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे और इनकी राजधानी रायगढ़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इनकी राजधानी मुंगेर थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे और कश्मीर को अपनी राजधानी बनाया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे और पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और थानेश्वर और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक थे और खजुराहो या महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लव वंश के संस्थापक श्री वर्मन चतुर्थ थे और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य बादामी, ये कौन थे? बादामी के चालुक्य थे और इसकी स्थापना जयसिंह प्रथम ने किया था। बादामी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे और वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक के विष्णुवर्धन थे और बेंगी को अपना राजधानी बनाया था। कल्याणी के चालुक्य विजयदित्य थे। विजयदित्य कल्याणी के चालुक्य संस्थापक के विजयदित्य थे और मान्यखेत या कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था। गुलाम वंश के संस्थापक के कुतुबुद्दीन ऐबक थे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबशाही वंश के संस्थापक कुल्ली कुतुब शाह थे, गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया था। आदिलशाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे और बीजापुर को अपनी राजधानी बनाया था। अब है निजामशाही वंश के संस्थापक के मलिक अहमद थे और अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया था। इमाद शाही वंश के संस्थापक के फतेउल्लाह इमाद शाह थे, बरार को अपनी राजधानी बनाया था। संगमन के संस्थापक के हरियर एवं बुक्का थे, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। बहमनी वंश के संस्थापक के हसन गंगू थे और गुलबर्गा को अपनी राजधानी गुलबर्गा यानी बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। आरबीडी वंश के संस्थापक के तिरुमल थे और पेनुकुंडा को अपनी राजधानी बनाया था। बदित शाही वंश के संस्थापक समीर अली बरी थे और बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल वंश के संस्थापक के बाबर थे और दिल्ली या आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कारकेट वंश के संस्थापक के दुर्लभ वर्धन थे और कश्मीर को अपनी राजधानी बनाया था। उत्पल वंश के संस्थापक के अवंती वर्मन थे, कश्मीर को राजधानी बनाया था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क के इसके संस्थापक थे, हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया था। प्रमुख के भारतीय शासक के तथा उपाधि, उनकी उपाधि कौन कौन सी थी? तो भारतीय शासक बालाजी बाजीराव को नाना साहब,
बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को बादशाह गाजी के उपाधि मिली थी। जहांगीर को शेख सलीम की उपाधि थी। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन, यही क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को चित्रकारपुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंडिया महामल्ल के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद तृतीय को जगतुंग की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य द्वितीय को नरेंद्र या मृगराज की उपाधि से नवाजा गया था। विक्रमादित्य चतुर्थ को त्रिभुवन मल्ल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श या मलिक के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली थी। राजराज को जयम गोंड या चोल मार्तंड की उपाधि भी मिली थी। तुगलक वंश के शासक एवं उनके शासनकाल तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इसका शासनकाल 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है अबू बकर का शासनकाल 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक रहा था। शाहजादा मुहम्मद का शासनकाल 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसे हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 1394 से लेकर 1398 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, इसका शासनकाल 1398 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा था। प्रमुख की सूफी सिलसिला एवं उनके संस्थापक कौन थे, तो सिलसिला का नाम है सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक के बहाउद्दीन जकरिया थे, ये भारत के थे। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सतारी सिलसिला के संस्थापक के शाह अब्दुल्ला सतारी थे। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक के शेख बदरुद्दीन थे। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक के ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। कादरी सिलसिला के संस्थापक के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। उबैली सिलसिला के संस्थापक के अबू शुल करनी थे। मुगलकालीन मुद्राएं कौन कौन सी थी, तो असरफी, मुहर और शहंशाह किस धातु की थी, तो सोना की थी। और यह अकबर जारी कौन किया था, तो अकबर ने इसको जारी किया था। अटमा सोना की सिक्का था। अटमा क्या था, सोना का सिक्का था, अकबर ने जारी किया था। बिसात, ये भी सोना का था। चुगल भी सोना का था। इन सारे सिक्कों को किसने जारी किया था, तो अकबर ने जारी किया था। हुंड या पैगोड़ा, ये भी सोना का सिक्का था और विजयनगर के शासक ने इसे जारी किया था। रुपया चांदी का होता था, शेरशाह ने इसे जारी किया था। शाहरुख सिक्का नाम है, जो चांदी का होता था, बाबर द्वारा काबुल में चला गया था। किसके द्वारा, बाबर द्वारा काबुल में चला गया था। सिक्के का नाम, धातु जारी करने वाला शासक बाबरी किस चीज़ का था, तो यह चांदी का था। बाबरी सिक्का चांदी का होता था, बाबर द्वारा कंधार में चला गया था। जलाली सिक्का चांदी का होता था, अकबर ने चलाया था। इलाही सिक्का चांदी का होता था, अकबर ने चलाया था। अन्ना सिक्का चांदी का होता था, शाहजहां ने चलाया था। निसार चांदी का था। दाम तांबा का था। जीतल, ये भी तांबा का था। दाम किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। और जीतल शायद इल्तुतमिश नहीं चलाया था जीतल। मुगल शासक एवं उनके शासनकाल तो बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। हुमायूं का शासनकाल 30 से 56 तक रहा था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद आ जाता है उत्तर मुगल काल। यहाँ से उत्तर मुगल काल हम लोग कहते हैं इसे बहादुर शाह प्रथम 1700, इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा था। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा था। मुहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा था। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा था।
आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक रहा था। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा था। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक रहा था। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये मुगल काल का अंतिम शासक था। बहादुर शाह द्वितीय और इसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा था। हम लोग का इस वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया और अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री खान सर का जो पॉकेट जीके है उसका कंप्लीट करेंगे लोग। आप लोग को अगर मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए तो कमेंट कीजिएगा लोग, उसको हम कंटिन्यू करेंगे।